नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 1 जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पूरी तरीके से पढ़ लिया और उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सब कुछ जितना भी आपको पूछा जाएगा बोर्ड और नीट दोनों को मिलाकर वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी गई हैं। इससे अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत महान ज्ञाता बनना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, लेकिन मेरा ये मानना है कि नीट तक के लिए इतना सफिशियंट है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस आपने अगर देखा होगा नीट में, तो उसमें पहले CBSE चलता था, AIPMT उसे कहते थे। तो आप देखते होंगे कि AIPMT 1994 या 2002, 2003, 2010 इन सभी के जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये टॉपिक तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 2015 के बाद का पढ़िए और उससे ज़्यादा का पढ़िए। मतलब कि अगर जब से नीट स्टार्ट हुआ है तब से हम मान सकते हैं कि 2012 या 2015 से ही सही रहेगा। 2015 से लेकर अभी तक जितने भी नीट के एग्ज़ाम्स हुए उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सारी चीज़ें A to Z आपको NCERT से मिल जाएंगे। 90% आपका NCERT से ही आता है। मैं बार बार कहूँगा कि NCERT अगर आप रेड डालते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन में नीट के। और जितना भी कवर कराए हूँ सब NCERT से हैं, थोड़ा NCERT से बढ़कर है क्योंकि कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं सामान्य रूप से, तो उनको भी मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे बोर्ड के लिए हो। मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो वो 2015 के पहले के क्वेश्चंस होंगे, तो उनको अब नहीं पढ़ना है क्योंकि पहले पैटर्न बहुत अलग होता था। हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, तो AIPMT भी उसी तरीके से पेपर बनाती थी जो हर स्टेट को लेकर चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नीट है वो CBSE पैटर्न को ही फॉलो करता है नीट, और पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप रहें NCERT अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए नीट आसान हो जाएगा। ये सब जो टॉपिक मैं बताया हूँ सब NCERT बेस्ड हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, सब लगेगा, लेकिन 2015 के बाद के सॉल्व करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आज भी जो क्वेश्चंस आते हैं सब NCERT से ही आएंगे। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जाए, तो आप लोगों को जो चाहिए सब मिलेगा। आप बस अपने जो आपकी इच्छा है जानने की, जो आपको पढ़ने की इच्छा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको पूर्ण करने की। तो NCERT में पहला चैप्टर में कुल 18 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बताया जाएगा। अभी आपको 10 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो इतना इजी क्वेश्चंस कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है आप सभी बता सकते हैं। पहला कारण ये कि जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। दूसरा कारण ये कि प्राकृतिक मृत्यु के कारण होने वाले हानि को जनन के द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। और जनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जिससे नए जीव की जाति का विकास हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जनन एक अनिवार्य लक्षण है, एक अनिवार्य प्रक्रिया है जीवों के लिए। अधिकतर जीवों में जनन पाया जाता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनको आपको 11वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे खच्चर, म्यूल्स, वो जनन करने में सक्षम नहीं होते। अब लोग कहते हैं कि अगर म्यूल्स, खच्चर जनन करने में सक्षम नहीं होते तो ये पैदा कैसे होते हैं, तो गधा गधी से होते हैं। अब वो सब आप मत जानिए, बहुत डिटेल हो जाएगा। कुछ और भी जीव हैं जैसे श्रमिक मधुमक्खी भी जनन नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स भी होते हैं, कुछ मनुष्य भी नपुंसक होते हैं, तो वे भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवों का ये जनन एक सभी जीवों का लक्षण नहीं है। हम कहेंगे कि अधिकतर जीवों का लक्षण, एक अनिवार्य लक्षण जनन है। और जनन एक ऐसी आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ना सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता को बल्कि उसकी जीव की जाति की निरंतरता बनी रहती है। यानी जनन के माध्यम से हर कोई सर्वाइव करता है पृथ्वी पर। अगर जनन नहीं करे तो कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से उसकी संख्या। तो अगर अपना वंश आगे बढ़ाना है तो जनन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, और अगर जनन नहीं करते हैं तो संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो जब तक आप हैं तब तक आप पृथ्वी पर जीवित रहेंगे और उसके बाद पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे, तो आपकी जाति भी पृथ्वी से पूरी तरीके से समाप्त हो। यानी जनन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की जाति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है, और यही विभिन्नता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में एक नए जीव की जाति को पैदा करती है। जैसे हम लोग किससे पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज कौन माने जाते हैं, कपि, बंदर। तो उनसे धीरे धीरे लैंगिक प्रजनन के द्वारा उनके संतानों में परिवर्तन आए होंगे।
और यही परिवर्तन आते आते लाखों साल बाद हम लोगों का विकास हुआ, यानी हम लोग बंदर से ही विकसित हुए हैं लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो कैसे? उनकी संतानों में धीरे धीरे चेंजेस आते गए, आनुवंशिक और शारीरिक लक्षण बदलते गए, बदलते बदलते एक नए जाति का विकास हुआ। याद रखेंगे कि एक जो जाति होती है उसे हम जाति क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अन्य से भिन्न होता है। ये जैव विकास का एक बहुत मुख्य प्रक्रम है। जैव विकास में नए जीव की जाति का विकास होता है, इसी को जैव विकास कहते हैं, इवोल्यूशन। मानव का विकास कभी से हुआ है तो ये धीरे धीरे ही होता है, एक बैग नहीं होता, 1000-2000 साल में नहीं होता, लाखों करोड़ों साल में होता है। धीरे धीरे लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नता धीरे धीरे उनके शरीर को इतना परिवर्तित करती रहती है कि वो अपने पूर्वज से पूरी रूप से भिन्न हो जाते हैं, पूर्ण रूप से भिन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं जिनके चेहरे कभी से मिलते हैं तो उनकी बात नहीं कर रहे। मतलब धीरे धीरे विभिन्नता के कारण बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो वो जो जीव है वो अपने पूर्वज से काफ़ी भिन्न हो जाता है और ऐसे जीव को फिर हम नई जातियाँ कहते हैं। तो जनन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? आपने समझा कि जनन जीवों के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिससे वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है जिससे नए जाति का विकास होता है। ये सारी बातें आप लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हेडिंग डाल के पहले क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न 1, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, और इसका उत्तर लिखेंगे। जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे ना सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल का मतलब अपने आप को जीवित रखने की क्षमता, तो उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल में मदद मिलती है, बल्कि जीवों की जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। आगे लिखेंगे, प्राकृतिक मृत्यु के कारण होने वाले ह्रास मतलब कमी। प्राकृतिक मृत्यु के कारण कोई अगर जीव मर जाता है तो उसकी कमी को कौन पूरा करता है? उनकी संतान। तो जनन पूरा करता है, यानी लिखेंगे कि प्राकृतिक मृत्यु के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा होती है। आगे लिखेंगे कि जनन द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। लिखेंगे, जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आवश्यक आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। लैंगिक जनन के दौरान चाहे देखें, चाहे आप अलैंगिक जनन के दौरान देखें, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और जो लक्षण है माता पिता के वो संतान में जाते हैं। तो लिख सकते हैं कि अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जीवों के लिए जनन अनिवार्य होता है। बस अब आप दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों। तो आपसे पूछता हूँ कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है? क्या किसी अलैंगिक जनन करने वाले प्राणी को देखा है कि वो इतना ज़्यादा सुपीरियर हो, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट हो कि बोल सके, आपस में बातचीत कर सके, मोबाइल का डिस्कवरी कर सके, लाइट का डिस्कवरी कर सके? आपने कभी देखा? नहीं। तो ऑफकोर्स लैंगिक जनन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्यों में भी यह होता है। तो लैंगिक जनन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसका रीज़न ये है कि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे नए जीव की जाति का विकास होता है। यानी जो अच्छे गुण वाले लक्षण होते हैं वो माता पिता से संतान में आते रहते हैं और जिससे वो जो नया संतान है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता रहता है, सुपीरियर होता रहता है और धीरे धीरे उसकी जाति का विकास होता है। यानी जो संतान होता है वो उच्च क्षमतावान भी होता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है, क्यों? तो जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन को ही माना जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ याद करेंगे। लैंगिक जनन को ही जनन की अच्छी विधि माना गया है क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे नए आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे नए जीव की जाति का विकास होता है। साथ ही साथ लैंगिक जनन के में अगर आप देखें तो जो संतान हैं उनके जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। लैंगिक जनन के दौरान जो संतान हैं उनकी जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है और आनुवंशिक विभिन्नता के कारण वे संतान अधिक क्षमतावान होते हैं। भले ही लैंगिक जनन धीमी प्रक्रिया है, लेकिन लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामान्यतः लैंगिक जनन को ही अच्छी
जनन की अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे नए आनुवंशिक लक्षण विकसित होते हैं। एक नए जीव का विकास होता है जो जनक से काफ़ी भिन्न होता है। लैंगिक जनन, आगे लिखेंगे लैंगिक जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। आगे लिखेंगे कि लैंगिक जनन के दौरान, या ऐसे लिखेंगे लैंगिक जनन में जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण वे अधिक क्षमतावान होते हैं। आगे लिखेंगे कि लैंगिक जनन में जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की एक अच्छी विधि है। बस अब आप तीसरा देखें कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। जैसे अमीबा को आप अगर देखें तो एक अमीबा है, उसका जो डीएनए है वही डीएनए उसके संतति में ट्रांसफ़र होता है। होता क्या है कि ये अमीबा है, इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है और धीरे धीरे 2 डीएनए बनता है, और दोनों डीएनए एक ही जनक का डीएनए है, और धीरे से बीच से ये अलग हो जाते हैं और 1 से 2 अमीबा का निर्माण होता है। यही कहलाता है अलैंगिक जनन। और आपने पढ़ा है सिर्फ अमीबा में ही नहीं, सब में अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और इनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें उसी एक ही जनक का डीएनए स्थानांतरित होता है, यानी इनके डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि डीएनए ही शरीर की संरचना कैसे बननी है, इसकी सूचना डीएनए के पास ही होती है। शरीर की संरचना, आकार कैसा बनना है, ये सारे के सारे सूचना डीएनए के पास होते हैं। तो अगर एक ही जीव से नए जीव बनते हैं तो नए जीवों में उस जनक जीव का ही डीएनए स्थानांतरित होता है, और इससे जो नए संतान बनते हैं उनके शारीरिकी, आकार की या कोई भी लक्षण अपने जनक के एकदम समान होते हैं। और जब संतान अपने जनक के समान होते हैं तो ऐसे संतानों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे संतति अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, क्योंकि इनके डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो डीएनए इनके पास है वही डीएनए उनके जनक के पास है। तो जब एक ही आर्किटेक्चर सेम बिल्डिंग बना रहा है, तो सेम बिल्डिंग बनाने वाला जो डीएनए है, यानी जो डीएनए जिससे एक ही आकार को बना रहा है, वही डीएनए इनके पास, वही डीएनए इनके पास, तो वही वैसा ही सब कुछ समान लक्षण, समान आकार की उनके संतान में होती है। तो जब संतति अपने जनक के एकदम समान होता है तो ऐसे संतति को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो आप तीसरा हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्रश्न 3, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, और अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के एकदम समान होते हैं, अतः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम क्लोन कहते हैं। अब आते हैं चौथा, देखते हैं लैंगिक जनन के दौरान बने संतति के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो अभी आपको बताया कि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे नए नए आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इससे नए जीव की जाति का विकास होता है। अच्छे गुण वाले लक्षण स्थानांतरित होते हैं, जिससे जीवों में जीने के अवसर बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव अधिक क्षमतावान होता है। लेकिन क्या यह हर बार सही होता है कि लैंगिक जनन के दौरान जो बने संतति हैं उनके जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं? तो ऐसा नहीं है। लैंगिक जनन के दौरान जो माता पिता में जो आनुवंशिक रोग होते हैं वो भी उनके संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर इनमें से, चाहे वो नर हो या मादा हो, इनमें से किसी को भी अगर आनुवंशिक रोग है तो वो आनुवंशिक रोग उनके संतान में भी स्थानांतरित हो जाता है। क्योंकि आनुवंशिक रोग किस पर डिपेंड करता है? डीएनए के कारण। डीएनए में जो बदलाव होते हैं या जीन में जो बदलाव होते हैं उसी के कारण आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। आप आनुवंशिक रोग को पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता, तो ये सभी चीज़ें आनुवंशिक रोग हैं। ये सभी रोग आनुवंशिक हैं। तो आनुवंशिक रोग डीएनए में बदलाव के कारण होते हैं। और आपको पता है कि
नर से जो नर युग्मक आते हैं उसमें इनका डीएनए है गुणसूत्र, और मादा में मादा युग्मक है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनका डीएनए और इनका डीएनए स्थानांतरित होता है और इनके डीएनए के मिलने से संतान का जो डीएनए है वो बनता है। ठीक है, तो अगर इनके डीएनए में कोई गड़बड़ी है, देखिए लैंगिक जनन के दौरान बने संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों होते हैं? क्योंकि जो अच्छे गुण वाले लक्षण हैं वे स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे जो नए संतान है उसमें क्षमता अधिक होती है, उसमें लक्षण अधिक होते हैं, अच्छे गुण वाले लक्षण होते हैं, जिससे उसके संतान के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। लेकिन यह कथन हर समय सही नहीं होता, क्योंकि आनुवंशिक रोग भी स्थानांतरित होते हैं लैंगिक जनन में। अगर नर को कोई आनुवंशिक रोग है तो वो डीएनए के माध्यम से उसके संतान में स्थानांतरित होगा। यानी अगर इनको हीमोफीलिया है, मान लो इनको हीमोफीलिया है तो उनके संतान में भी हीमोफीलिया रोग होगा। मान लो इनको पटाउ सिंड्रोम है, तो इनके संतान में भी पटाउ सिंड्रोम होगा। तो आनुवंशिक रोग स्थानांतरित होते हैं लैंगिक जनन के दौरान। तो ये तो बात सत्य है कि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होता है, अदला बदली होती है, जिससे अच्छे गुण वाले लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं, जिससे उनके जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। लेकिन यह कथन हर समय सही नहीं होता, क्योंकि लैंगिक जनन में आनुवंशिक रोग भी उनकी संतानों में स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। चौथा क्वेश्चन, लैंगिक जनन के दौरान बने संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों में विनिमय होता है, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो जनक से उनके संतानों में स्थानांतरित होती रहती हैं। आगे लिखेंगे, युग्मकों की उत्पत्ति तथा निषेचन के कारण नए तथा अच्छे गुणों वाले संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। फिर अगले लाइन से लिखेंगे कि यह कथन हर समय सही नहीं होता, क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान आनुवंशिक रोग भी जनक से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? अभी फिर पढ़े इसको। अलैंगिक जनन द्वारा बनी जो संतति है वो अपने जनक के एकदम समान होती है, इसलिए उसे क्लोन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक नर और मादा भाग लेते हैं, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक से भिन्न होती है। सिंपल, बस इसका आंसर लिखेंगे कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान होती हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक से भिन्न होती हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए और कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? तो कितने सारे अंतर आपके जुबान पे रटे होंगे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है। तो पहला देखें कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कि अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता, निषेचन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन की प्रक्रिया भी होती है। तो और भी सारे डिफरेंसेज हैं जो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसको इरेज कर देते हैं। आपने 5 क्वेश्चन तक लिख लिया। छठे क्वेश्चन को 2 कॉलम बना के लिखेंगे। एक कॉलम बना लेंगे अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। इसमें आप पहले लिखेंगे कि इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इसमें 2 विपरीत जनक कौन कौन से नर व मादा भाग लेते हैं। ठीक है,
दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा अंतर कि इनमें युग्मक निर्माण व निषेचन जैसी प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, इनमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। नेक्स्ट तीसरा, या जनक की कायिक कोशिका यानी शरीर की कोशिका कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है ना, जो उनका शरीर का कोशिका होता है कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल उसमें होता है। लेकिन लैंगिक जनन में देखें तो लैंगिक जनन में या जनन कोशिका में होता है, जनन कोशिका यानी जेनरेटिव सेल में होता है। इनके जनन कोशिका से ही युग्मक का निर्माण होता है और युग्मकों के संलयन से नए संतान की उत्पत्ति होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के समय और समसूत्री विभाजन जब युग्मनज से नए संतान की उत्पत्ति होनी होती है, भ्रूण का विकास होता है तो समसूत्री विभाजन होता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखेंगे कि यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। इसमें लिखेंगे यह विशिष्ट तथा धीमी गति से होने वाला जनन है। फिर आप इसमें लिखेंगे अलैंगिक जनन में कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। इसमें लिखेंगे इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। इसमें लिखेंगे जनन इकाई यानी जेनरेटिव यूनिट क्या होता है, उनकी कलिका भी हो सकती है, जड़, तना, पत्ती या कोई कायिक भाग या फिर संपूर्ण शरीर भी हो सकता है। लेकिन इनमें जो जनन इकाई है वो क्या होता है, युग्मक होता है, क्योंकि युग्मक को के ही मिलने से नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इनमें जनन इकाई कलिका, कायिक कोशिका या संपूर्ण जीव शरीर हो सकता है। इसमें लिखेंगे इसमें जनन इकाई युग्मक होता है। फिर इसमें लिखेंगे इस प्रकार का जनन निम्न आकशेरुकी व निम्न कॉर्डेटा में पाया जाता है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार का जनन उच्च पौधों व जंतुओं में होता है। बस अब यहाँ पर ये बात आती है कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। अलैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है, एक। कायिक जनन में भी एक ही जनक की आवश्यकता होती है। कायिक जनन की परिभाषा क्या होती है, मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अतः हम कह सकते हैं कि कायिक जनन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। तो आप इसमें स्टार बना के इसी क्वेश्चन में अंतर के बाद नीचे स्टार बना के लिखेंगे कि कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें एक ही जनक भाग लेता है, अतः कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक रूप से अलैंगिक जनन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, बार बार रटवाएं कि मात्र पौधे के कायिक भाग से किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब मात्र पौधे का कायिक भाग क्या हो सकता है, जड़, तना, पत्ती या उसकी कलिका कुछ भी हो सकती है। इसके दो उदाहरण बताइए। तो पहला कंद लिख दीजिए, दूसरा प्रकंद लिख दीजिए। कंद यानी आलू, कंद मतलब आलू का उदाहरण, आलू पर आँख पाई जाती हैं जो कि सल्क पत्रों से ढका होता है और उनके अंदर कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। प्रकंद में भी आप यही लिख सकते हैं कि प्रकंद में जिसका उदाहरण अदरक और हल्दी है, इन पर पर्व व पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। पर्व सल्क पत्रों से ढके होते हैं और इनमें कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं अपने मन से। मैं लिखवा देता हूँ। लिखेंगे प्रश्न उतार लीजिए 7वां, उसका उत्तर लिखेंगे कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कायिक प्रवर्धन एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती या प्रकलिका से
नए पौधे का निर्माण होता है। इसके दो उदाहरण, पहला कंद आलू जिस पर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं और उनमें कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जिससे नए पौधे का विकास होता है। दूसरा प्रकंद यानी अदरक व हल्दी, इन पर भी पर्व व पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। पर्व सल्क पत्रों से ढके होते हैं, इनमें कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधे का विकास करती हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्याख्या करें किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। तो किशोर चरण यानी क्या होता है, जुवेनाइल फेज, इसे इंग्लिश में कहते हैं जुवेनाइल फेज। सुना होगा जुवेनाइल कोर्ट होता है, जुवेनाइल केस अगर किसी पर होता है, जो बच्चे होते हैं अगर उन पर कोई केस होता है तो उसे जुवेनाइल केस कहते हैं। अगर उन्हें किसी कोर्ट में पेश करना है तो उसे जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। प्रजनक चरण यानी रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज, कुछ भी कहिए। जीर्णता फेज यानी सेनेसेंट फेज। तो सबसे पहला आता है जुवेनाइल फेज यानी किशोर चरण, किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया था कि हर जीव वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, वृद्धि के एक निश्चित अवस्था तक पहुंचता है और उसके बाद वो जनन करता है। तो जो वृद्धि का समय होता है जन्म से लेकर जब तक वो वृद्धि कर पाता है, निश्चित जो अवधि है वृद्धि की वहाँ तक पहुँचता है, वो अवस्था किशोरावस्था या किशोर चरण या जुवेनाइल फेज कहलाता है। और उसके बाद जुवेनाइल फेज के बाद मनुष्य में मान लेते 12-14 साल इस तक उनकी वृद्धि होती है और उसके बाद वे जनन करने में सक्षम हो जाते हैं। किशोरावस्था के बाद प्रजनक चरण आता है जिसमें वे जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। यानी जनन में परिपक्वता होने से पहले की जो अवधि होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था की समाप्ति के बाद उनमें बहुत सारे आकारिकी और शारीरिक लक्षण परिवर्तन होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का बनना, ये सब आकारिकी और आकारिकी बदलाव होते हैं जो कि ये प्रदर्शित करता है कि वह प्रजनक चरण में पहुंच चुका है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुका है, संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। उसके बाद वयस्क अवस्था के बाद आती है वृद्धावस्था, जिसे हम जीर्णता चरण या जीर्णावस्था कहते हैं। इस अवस्था में वे जनन करने में सक्षम नहीं हो पाते, मतलब रह नहीं पाते, जनन करने में सक्षम रह नहीं पाते, उनकी वृद्धावस्था आ जाती है और वे फिर जीर्णावस्था के अंत तक उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको रिलेट कैसे करके पढ़ेंगे कि जुवेनाइल फेज क्या होता है। जन्म से लेकर प्रजनक चरण से पहले तक का समय किशोर चरण कहलाता है। जन्म से लेकर प्रजनक चरण यानी जनन करने में सक्षम होने से पहले का जो समय होता है वो किशोर चरण कहलाता है। और प्रजनक चरण किसे कहते हैं, तो किशोर चरण की समाप्ति से लेकर जीर्णता चरण की शुरुआत तक का जो समय होता है वो प्रजनक चरण कहलाता है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज। सिंपल सा भैया, इसमें वृद्धि करते हैं और इसमें कोई जनन नहीं कर पाएंगे, संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जब तक संतान उत्पन्न कर पाते हैं वो उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है और उसके बाद जब नहीं कर पाते वृद्धावस्था आ जाती है, मर आ जाते हैं, तो वो उसकी जीर्णावस्था कहलाती है। बस सिंपल सा। अब यहाँ पर जीर्णावस्था 45-50 साल के लगभग होती है। माना यह जाता है कि महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है, यानी उनमें मासिक चक्र आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तब वो उनका जीर्णावस्था कहलाता है, जीर्णावस्था कहलाता है। आपको पता है कि मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था थोड़ा बहुत, मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र प्राइमेट्स में कहा जाता है, बंदर मनुष्य में, लेकिन जो आजकल के नए युग के बंदर हैं उनमें अगर आप देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्त का स्राव नहीं होता। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आज के जो जनरेशन के जो नए बंदर हैं उनमें आप अगर देखें तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होता है, लेकिन उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता, रक्त का स्राव नहीं होता। वहीं अगर ह्यूमंस में देखें तो रक्त का स्राव होता है। हर मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। अगर उस दौरान कॉपुलेशन होता है
तो उससे एक नर युग्मक आता है और वो मादा युग्मक के साथ फ्यूज करता है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। अगर ऐसा नहीं होता, नर युग्मक नहीं आता है, तो हर मासिक चक्र में वो अंडाणु वेस्ट होकर शरीर से बाहर निकल आता है। 28 डेज़ का साइकिल होता है। जब किसी भी मादा में सबसे पहली बार, उसके जीवन में पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसे हम मीनार्क कहते हैं, उसे हिंदी में रजोदर्शन कहते हैं। और लगभग ये 40 से 45 साल के आयु में बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 से 45 साल में होना बंद हो जाता है। और उसको मतलब आखिरी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिरी होता है लाइफ का, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तब उसे हम मेनोपॉज कहते हैं या फिर उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो माना जाता है कि मेनोपॉज होने के बाद की जो अवस्था होती है वो जीर्णावस्था कहलाती है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो आप इसका भी आंसर लिखेंगे। पहला हेडिंग डाल के किशोर चरण यानी जुवेनाइल फेज, इसमें लिखेंगे किशोर चरण में, जुवेनाइल फेज में, कि सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित वर्धी अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में, जंतुओं में किशोर चरण कहते हैं तथा पौधों में कायिक प्रावस्था यानी वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब इसकी अवधि अगर देखें तो विभिन्न विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। अगर आप देखें तो मनुष्य में लगभग 12 से 14 साल माना जाता है। हर जीवों का जो किशोर अवस्था है वो अलग अलग होता है, तो उनकी लाइफ स्पैन पर डिपेंड करता है। अगर मान लो उनकी जीवन काल 40 वर्ष है तो 10 से 15 साल में वे परिपक्व हो जाते हैं और लगभग 20-35 तक वो 20-30 तक वो जनन करते हैं और उसके बाद उनका जीर्णावस्था शुरू हो जाता है। तो किशोर अवस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो इसमें लिखेंगे कि भिन्न भिन्न जीवों में किशोर चरण का काल या अवधि अलग अलग होता है। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे प्रजनक चरण यानी रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें लिखेंगे किशोरावस्था की समाप्ति, या आप ऐसे लिखेंगे किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण या जनन प्रावस्था शुरू होती है। लिखेंगे पौधों में इस अवस्था में पुष्पन यानी फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है, यानी पौधों में प्रजनन चरण में ही पुष्प का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे किस अवस्था में पौधों में पुष्पन यानी फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। लिखेंगे मनुष्य में यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी, वो स्टेज जिसमें शरीर में काफ़ी चेंजेस होते हैं और वो इंडिकेट करता है कि वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुका है। तो आप लिखेंगे कि मनुष्य में यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से इसका आरंभ होने लगता है जब आकारिकी व शारीरिकी बदलाव आने शुरू होते हैं। सबसे मुख्य बात लिखेंगे कि इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। लिखेंगे यह चरण भी भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न काल का होता है। इसमें लिख सकते हैं कि प्रजनक चरण किशोर चरण की समाप्ति तथा जीर्ण चरण के प्रारंभ होने तक के मध्य का समय कहलाता है। लिखेंगे महिलाओं में रजोदर्शन से यानी मीनाक से रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज तक का समय प्रजनक चरण कहलाता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जीर्णता चरण या जीर्णावस्था सेनेसेंट फेज। इसमें लिखेंगे जीर्णावस्था में कि यह जीवन की अंतिम या तीसरी अवस्था होती है। आगे लिखेंगे प्रजनन चरण की समाप्ति को जीर्णता चरण का प्रारंभ माना जाता है। आगे लिखेंगे इस चरण में प्रजनन क्षमता समाप्त होने के साथ साथ उपापचय क्रियाएं भी मंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है यानी ऊतक नष्ट होने लगते हैं। फिर आगे लिखेंगे इसके साथ ही धीरे धीरे अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। बस यह भी लिख सकते हैं कि जीर्णावस्था को वृद्धावस्था भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9, अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, क्यों? तो जो बड़े जीव हैं जैसे मनुष्य, उच्च पौधे, उच्च जितने भी उच्च प्राणी हैं सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि अच्छा ये कहाँ क्यों पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लैंगिक जनन बहुत धीमी प्रक्रिया है, जटिल भी है, लेकिन फिर भी जो उच्च प्राणी हैं वे इतने विशिष्ट होने के बावजूद भी उनमें लैंगिक जनन ही क्यों पाया जाता है? तो लैंगिक जनन के अपने भी कुछ बहुत
इम्पोर्टेंस हैं। जैसे लैंगिक जनन के दौरान मैंने आपको बताया कि गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे नए संयोग बनते हैं, नए लक्षण वाले जीव उत्पन्न होते हैं। उन जीवों में जीवन जीने के अवसर अधिक होते हैं, उच्च क्षमतावान होते हैं। तो ये सारे मेरिट्स हैं जिनके कारण उच्च पौधों में, उच्च प्राणियों में लैंगिक जनन ही पाया जाता है। तो आप इसमें इसका उत्तर लिखेंगे कि लैंगिक जनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक प्रकार से उत्तम है। आगे लिखेंगे इस प्रकार के जनन में गुणसूत्रों के विनिमय होने से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि गुणसूत्रों के आदान प्रदान से नए संयोग बनते हैं, इससे नए जीव की जाति का विकास होता है, अतः यह जैव विकास में भी सहायक होता है। आगे लिखेंगे इन्हीं कारणों की वजह से उच्च प्राणियों में लैंगिक जनन ही जनन की एक विधि है। अब नेक्स्ट आता है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। बताया हूँ मैंने आपको, युग्मक जनन के दौरान हम बार बार रट रट के बताएं कि युग्मक जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इसका रीज़न क्या था कि गुणसूत्रों की संख्या स्थायी बनी रहे। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, मैंने आपको बताया था। इसका रीज़न ये है कि हर जीव में गुणसूत्रों की संख्या स्थायी बनी रहे। अगर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो आने वाली जो संतान है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 बनी रहे। बताया था कि लैंगिक जनन में नर और मादा इन्वॉल्व होते हैं। नर में बनता है नर युग्मक, और आपको बताया युग्मक के निर्माण को ही युग्मक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, युग्मकों का बनना, युग्मक का निर्माण। कहाँ गया, ये रहा। युग्मक जनन का मतलब क्या है, युग्मक का निर्माण। कह रहे हैं कि युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन अंतर संबंधित होते हैं क्या, दोनों एक साथ होते हैं? जी हाँ, युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का बनना। तो इनमें जो नर में जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका, उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये एक जनन कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजन से 4 नए सेल्स बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी होती है। क्लियर है ना, सब बताएं आपको। पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, सब कुछ बहुत ही ईजी होता जाएगा। पूरा चैप्टर सब यही सब है और कुछ नहीं है। जनन कोशिका में 46 गुणसूत्र, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अगुणित नर युग्मक बनते हैं। इसमें भी ऐसा ही होगा। मादा की जनन कोशिका है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे बनेंगे 4 मादा युग्मक जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अब पता नहीं कौन सा युग्मक एक दूसरे से फ्यूज करे, हो सकता है ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज करे, या हम लोग नहीं जानते हैं। कोई भी नर युग्मक किसी भी मादा युग्मक से फ्यूज करे वो जनन कहलाएगा। हो सकता है ये नर युग्मक इससे फ्यूज करे, हो सकता है ये नर युग्मक इससे फ्यूज करे, तो कोई भी मान लेते हैं ये वाला इससे फ्यूज करता है तो भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 इनके पास, 23 इनके पास, कितनी हो जाएगी, 46। तो नया संतान जो पैदा होगा उसमें वो भी तो मनुष्य है, मनुष्य ही तो है, ह्यूमन ही तो है। और आपको पता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होनी चाहिए। यही कारण है कि युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन ना हो, अगर इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तब देख लेते हैं क्या होता है। अगर इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो क्या 4 कोशिका बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। और क्या गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जो गुणसूत्रों की संख्या है वही रहेगी 46, क्योंकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर भी 2 ही कोशिका बनेंगे और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जनक का गुणसूत्र है वही उनकी संख्या भी होगी 46। अब ये मान लो ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज करते हैं तो 46 इनके गुणसूत्र, 46 इनके गुणसूत्र, कुल मिलाकर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 92। तो क्या किसी नए मनुष्य में 92 गुणसूत्र पाया जाता है, नहीं। गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है, और यही कारण है कि 46 ही हो, नए संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थायी बनी रहे, इसीलिए इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर, बस। यानी सामान्य रूप से कह सकते हैं कि युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन का कारण क्या है, जिससे नए संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थायी बनी रहे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के दौरान युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले आप ये लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन, तब आप ऐसे लिखेंगे कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में
प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन को बाद में, असूत्री को पहले लिखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन होता है। आगे लिखेंगे सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले प्राणी द्विगुणित होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले प्राणी क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, यानी 2n। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण पाई जाती है। हम लोग क्या हैं? द्विगुणित प्राणी हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण है। तो लिखेंगे सामान्यतया लैंगिक जनन करने वाले प्राणी द्विगुणित होते हैं। इसमें युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक आगुणित होते हैं। अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। निषेचन के दौरान नर तथा मादा युग्मक संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। द्विगुणित युग्मनज से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा एक नए संतान का निर्माण होता है। लास्ट लाइन लिखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या लैंगिक जनन के दौरान स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। बस ये था आपका 10 क्वेश्चंस हो गया। अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चंस और उसके बाद के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। प्रत्येक पुष्पीय पादप भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि कौन आगुणित है व कौन द्विगुणित। तो पहली बात ये समझेंगे कि आगुणित किसे कहते हैं, द्विगुणित किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था आगुणित मतलब ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की आधी संख्या हो। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। और द्विगुणित का मतलब क्या होता है? जब गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या हो, यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। तो यहाँ पर मनुष्य की कोशिका का एग्जांपल लें कि मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं टोटल? 46 से ज़्यादा तो पाए नहीं जाते हैं। तो 46 गुणसूत्र हैं। तो ये क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या। अगर किसी कोशिका में 46 गुणसूत्र पाया जाता है तो वो कोशिका क्या कहलाएगी? द्विगुणित कोशिका। अगर किसी कोशिका में 46 से आधा यानी 23 गुणसूत्र पाया जाता है तो वो कोशिका क्या कहलाएगी? आगुणित कोशिका। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आगुणित कोशिका मतलब गुणसूत्रों की आधी संख्या। यहाँ पर पहचानना है पौधे के कौन कौन से भाग दिए गए हैं और उनमें वे कौन आगुणित हैं या द्विगुणित हैं। बात करते हैं अंडाशय की, ओवरी। मैंने आपको बताया था कि पुष्प की संरचना में, एक पुष्प की संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। 4 मुख्य चक्र होते हैं, सब याद करते चलेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा सब। पुष्प में 4 आवश्यक चक्र होते हैं। ये हो गया बाह्य दल, ये हो गया दल, और ये हो गया पुमंग यानी एंड्रोसियम, और ये हो गया जायांग यानी पिस्टिल या गाइनोसियम। ठीक है, ये स्त्री भाग होता है यानी मादा भाग, और ये नर भाग होता है। तो अंडाशय कहाँ पाया जाता है? अंडाशय जायांग में पाया जाता है। और अंडाशय के अंदर आगुणित संरचना मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो अंडाशय एक द्विगुणित संरचना होती है, और क्लियर आपको सेकंड चैप्टर में हो जाएगा। ठीक है, अंडाशय एक द्विगुणित संरचना होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण यानी 2n पाया जाता है। ठीक, परागकोश, ये पूरा क्या कहलाता है? परागकोश। ये पुमंग का पूरा संरचना, यहाँ से देखें यहाँ तक पुमंग कहलाता है। पुमंग के 2 भाग होते हैं, ये भाग कहलाता है परागकोश और ये भाग कहलाता है पुतंतु। तो परागकोश के अंदर बनता है परागकण, लेकिन परागकण अगुणित होता है, वो परागकोश की द्विगुणित कोशिका से बनता है। अर्थात परागकोश क्या होता है? द्विगुणित कोशिका होता है। घबराइएगा मत, अभी ये सब चीज़ें अभी नहीं बताई गई है आपको, ये सेकंड चैप्टर में आएगा। फिलहाल थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा याद कर लें, जब सेकंड चैप्टर पढ़ लोगे तो इसके क्वेश्चंस का आंसर आप खुद भी दे सकते हो। अंडा या डिंब, अंडा या डिंब क्या होगा? ये मादा युग्मक होगा। तो मादा युग्मक क्या होता है? आगुणित कोशिका है कि मादा युग्मक है ना, युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं, उसको हम मनुष्य में अंडा या डिंब कहते हैं। परागकण, अभी मैंने बताया कि परागकण के अंदर होता है नर युग्मक, और परागकण क्या होता है? आगुणित होता है, जो कि परागकोश के अंदर बनता है, यानी इसमें भी गुणसूत्रों की आधी संख्या। नर युग्मक है, तो युग्मक है तो आगुणित वैसे भी होंगे। अब देखिए युग्मनज है, युग्मनज मतलब जाइगोट, बताइए क्या होंगे? आगुणित होंगे, द्विगुणित होंगे? ये तो चिल्ला चिल्ला के बताए हैं। होता क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का।
नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है युग्मनज, यही जाइगोट। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि, इसमें गुणसूत्रों की संख्या n मिलके क्या बनाते हैं 2n। तो युग्मनज क्या हुआ, आगुणित के द्विगुणित, 2n का मतलब द्विगुणित, यानी युग्मनज क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायु निषेचन की व्याख्या कीजिए व इसके नुकसान बताइए। वायु निषेचन क्या होता है, बताया मैंने आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के बाहर जल में होती है तब इस प्रकार के निषेचन को हम वायु निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या होता है, यही नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। और निषेचन के दौरान किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन दो प्रकार से होता है, अगर जीव शरीर के बाहर होता है, जल में होता है, तब उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर जीव शरीर के मादा शरीर में होता है, मादा शरीर के अंदर अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब उसे हम आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वायु निषेचन की व्याख्या कीजिए, तो हो गया कि जीव शरीर के बाहर जल में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इसे वायु निषेचन कहते हैं। जैसे शैवालों में, मछलियों में, उभयचर प्राणियों जैसे मेंढक वगैरह में, इन सब में क्या होता है, ये नर युग्मक को छोड़ देते हैं पानी में, मादा युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं। अब संभवता ये होती है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जल में ही आपस में मिलते हैं और उससे युग्मनज का निर्माण होता है, धीरे धीरे नए जीव का निर्माण होता है। ये हो गया वायु निषेचन। कह रहे हैं इसके नुकसान बताइए। वायु निषेचन के क्या नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। पहला तो ये कि कोई सुनिश्चित नहीं है कि जल में वो छोड़ देते हैं, नर युग्मक को मादा युग्मक को छोड़ देते हैं। अब ये कोई तय थोड़े ना है कि जहाँ पर नर हैं वहाँ पर मादा युग्मक हैं और साथ में ही छोड़ दिए, कोई तय तो होता नहीं है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक की कोई निश्चितता नहीं होती कि वो आपस में फ्यूज़ करें। इसकी वजह से इस अनिश्चितता को निश्चितता में कन्वर्ट करने के लिए ये जीव जो वायु निषेचन करते हैं वे युग्मक की अत्यधिक संख्या बनाते हैं, जिससे संलयन की या निषेचन की चांसेस बढ़ जाएं। जब बहुत सारे युग्मक बनाएंगे तो कोई ना कोई तो उसमें फ्यूज करेगा ही। तो पहला तो ये नुकसान कि युग्मकों की संख्या अत्यधिक बनानी पड़ती है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। दूसरा, निषेचन की प्रक्रिया जल में हो रही है, यानी जीव शरीर के बाहर हो रही है, और जल में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो उन युग्मकों को खा भी सकते हैं। तो शिकार से उनकी संख्या कम होती है, यानी वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया में और बाधा पड़ी, यानी निश्चित नहीं है कि वे आपस में फ्यूज कर ले, उससे पहले हो सकता है कोई शिकार उसको खा ले। दूसरा, हो सकता है कि युग्मक जो जल में छोड़े गए हैं, हो सकता है कि पर्यावरण परिस्थिति बदल जाए, तो अत्यधिक ताप हो तो वे अत्यधिक ताप में नष्ट हो जाएंगे, यानी वे पर्यावरण परिस्थितियों को भी झेल सकने में उतने सक्षम नहीं होते, जिससे निषेचन की संभावना कम हो जाती है। जल में छोड़े जाते हैं युग्मक, तो हो सकता है कि जल की धारा के साथ साथ वे आगे बह जाएं, तो भी निषेचन नहीं होगा। यानी वायु निषेचन की प्रक्रिया में निषेचन की कोई निश्चितता नहीं होती कि निषेचन होगा या नहीं होगा, ये भगवान भरोसे होता है। तो ये सब इसके नुकसान हैं। आप ये हेडिंग डाल के लिखेंगे वायु निषेचन की, पहले आप क्वेश्चन उतार लें, उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे वायु निषेचन और इसमें लिखेंगे कि जीव शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होने वाले निषेचन को वायु निषेचन कहा जाता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों व उभयचर प्राणियों में नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर से बाहर जल में होता है, इसे वायु निषेचन कहते हैं। फिर अगला नेक्स्ट हेडिंग डाल के ये भी लिखेंगे आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि जीव शरीर के भीतर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन कहलाता है, जैसे स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप आदि में। अब आप लिखेंगे हेडिंग डाल के कि वायु निषेचन के नुकसान। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, जीवधारियों में अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे युग्मक संलयन यानी निषेचन का अवसर बढ़ जाए। अतः अत्यधिक युग्मकों के निर्माण के लिए अत्यधिक ऊर्जा व संसाधनों का अपव्यय होता है। फिर दूसरा आप लिखेंगे, संततियाँ शिकारियों द्वारा शिकार होने के कारण कम हो जाती हैं, अर्थात इनकी उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल जोखिमपूर्ण होती है, अतः इनमें निषेचन सुनिश्चित नहीं होता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वायु निषेचन में युग्मक संलयन व निषेचन से बना युग्मनज बाह्य परिस्थितियों जैसे उच्च ताप,
प्रतिकूल पीएच, रसायन आदि से भी प्रभावित होते हैं। लास्ट चौथा लिखेंगे कि युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता, अर्थात बहुत से युग्मक जलधारा के साथ व्यर्थ बह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जूस्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद कीजिए। बता चुके हैं युग्मनज क्या, जूस्पोर क्या होता है और युग्मनज क्या होता है। अगर आप देखें जूस्पोर को, जो कि एक अलैंगिक चल बीजाणु होता है, ये एक कोशिकीय है, सही है, होता तो युग्मनज भी एक कोशिकीय है। जूस्पोर एक कोशिकीय, नग्न होते हैं और चल सकने में सक्षम होते हैं, चल होते हैं, कशाभिकीय होते हैं, यानी इसमें कशाभिका पाया जाता है। पहला तो ये अंतर युग्मनज के बीच कि जूस्पोर कशाभिकीय होते हैं, नग्न होते हैं, और युग्मनज अकशाभिकीय होते हैं। युग्मनज चल सकने में सक्षम खुद से तो नहीं होते हैं, हाँ खुद से नहीं होते हैं, लेकिन जूस्पोर चल सकने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनमें कशाभिका पाया जाता है। दूसरा अंतर ये कि जूस्पोर जनक के जनन कोशिका या उसके जीव द्रव्य से ही सूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। जूस्पोर का निर्माण किससे होता है? सूत्री विभाजन के द्वारा। युग्मनज का निर्माण किससे होता है? अगुणित युग्मकों के द्वारा होता है। युग्मनज का निर्माण गर्भाशय में होता है। जूस्पोर का निर्माण चल बीजाणुधानी यानी जूस्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका है जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन से बने युग्मकों के संलयन से होता है। ठीक है, तो ये सब अंतर है जूस्पोर और युग्मनज में। तो आप इसमें पहला आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहले जूस्पोर के बारे में लिखेंगे, हेडिंग डाल के जूस्पोर लिखेंगे। या एक कोशिकीय, नग्न, चल तथा कशाभिकीय संरचना होती है, या एक अलैंगिक जनन इकाई है। इसका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव्य में सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसके अग्रभाग पर उपस्थित, आपने देखा होगा इसकी संरचना मैंने बनाया था, जूस्पोर, इसके अग्रभाग पर उपस्थित कशाभिका, ये कशाभिका है, इसके अग्रभाग पर उपस्थित कशाभिका इसे जल में तैरने में सहायता प्रदान करती है। लिखेंगे जूस्पोर का निर्माण चल बीजाणुधानी, चल बीजाणुधानी यानी जूस्पोरेंजियम में होता है। उदाहरण यूलोथेरिक्स, क्लैमाइडोमोनास आदि। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे युग्मनज या जाइगोट। इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से बनी यह एक द्विगुणित संरचना है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लार्वा क्या होता है? लार्वा एक शब्द में, एक लाइन में याद करेंगे। लार्वा का मतलब वयस्क से भिन्न की अवस्था, वयस्क से भिन्न अवस्था लार्वा कहलाती है। होता क्या है, मनुष्य में लार्वा नहीं बनता, मेंढक में लार्वा बनता है। मेंढक का शरीर आप देखोगे तो 4 पैरों वाला होता है, 2 आँखों वाला होता है। ठीक है, मेंढक आप देखे ही होंगे, लेकिन कभी उसके बच्चे को देखा है? तो जब बच्चे की अवस्था वयस्क से भिन्न हो, यानी मेंढक का जब आप बच्चा का रूप देखेंगे, उसके छोटे बच्चे का रूप, तो मछली के जैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, गांव में रहने वाले या जो भी हों देखा होगा। हम लोग भी बचपन में जब बरसात होती थी तो कुछ समय पश्चात जो गड्ढे होते थे उसमें देखते थे तो कुछ मछलियाँ तैर रही होती थी, तो हम लोग उसको उठा लाते थे और उसको बढ़िया प्लास्टिक के जार में रखते थे, बढ़िया सूजी खिलाते थे। फिर कुछ हम लोग को लगता था वो मछली है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके हाथ पैर निकलने लगते थे, वो मेंढक में परिवर्तित हो जाता था। तो मेंढक का जो बचपना होता है, ऐसे कह सकते हैं सामान्य भाषा में, जो मेंढक का बचपना है वो उससे बहुत भिन्न होता है, मछली की तरीके से होता है। तो वयस्क से जो भिन्न अवस्था होती है उसे लार्वा कहते हैं। अब उसी तरीके से आप तितली का भी लार्वा पढ़े होंगे हिंदी की पोएम में। तितली में भी, तितली का जो लार्वा होता है वो एकदम सूड़ी के तरीके से होता है, यानी कीड़े के तरीके से, उसके पंख नहीं निकला होता है। तो लार्वा अवस्था वयस्क से भिन्न अवस्था को कहते हैं। तो आपने लिखा कि युग्मनज विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। आगे लिखेंगे कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज द्वारा होता है। फिर आगे लिखेंगे बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का निर्माण जीव शरीर से बाहर यानी माध्यम जैसे जल में होता है, जैसे मेंढक में। इसके विपरीत
अंतःनिषेचन करने वाले प्राणी में युग्मनज का निर्माण मादा शरीर के भीतर यानी गर्भाशय में होता है, जैसे मनुष्य में। बस आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युग्मक जनन व भ्रूणोद्भिद में विभेद कीजिए। बहुत अंतर है। युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। नर युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है? पुरुषों में वृषण में। मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? मादा में अंडाशय में। ये जो अंग होते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है, इन्हें सामान्य रूप से हम जनद कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं। ये शब्द ज़्यादा आता नहीं है गोनाड्स, लेकिन एग्जाम में जरूर पूछते हैं क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप कितना पढ़े हो। ये शब्द जो हम बोल रहे हैं जनद, ये शब्द किताब में बहुत कम आएगा, 1-2 बार मुश्किल से पूरे 16 चैप्टर में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे क्योंकि आप सामान्यतः पढ़ते हो कि वो अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है वो प्राथमिक जनन अंग कहलाता है, लेकिन इन्हीं प्राथमिक जनन अंगों को हम जनद कहते हैं। जनद क्या कहेंगे? गोनाड्स की परिभाषा आप क्या दोगे? गोनाड्स की परिभाषा आप क्या दोगे? वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। याद करिए तुरंत, जनद क्या होता है? गोनाड्स क्या है? वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। अब किस अंग में होता है? नर में देखेंगे तो वृषण में होता है यानी टेस्टिस में। मादा में देखेंगे तो मादा में युग्मक का निर्माण किसमें होता है? अंडाशय में होता है यानी ओवरी में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि युग्मक जनन की प्रक्रिया और भ्रूणोद्भिद में विभेद कीजिए। तो युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होना, नर में नर युग्मक का निर्माण होना, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होना। मनुष्य में देखें तो नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं यानी स्पर्म कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं यानी ओवम कहते हैं, अंडाणु या ओवम। और इन दोनों के मिलने से बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट। और युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण, और भ्रूण से नया संतान। तो भ्रूणोद्भिद किसको कहते हैं? भ्रूण के विकसित होकर नए संतान का बनना भ्रूणोद्भिद कहलाता है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये कहेंगे कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भिद कहलाता है। युग्मनज से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भिद। और युग्मकों का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जनन। युग्मक जनन 2 प्रकार से होता है। शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन, अंडाणु का बनना अंड जनन। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु का मतलब oogenesis। तो युग्मक जनन और भ्रूणोद्भिद में आपने 2 अंतर पढ़ा कि युग्मक जनन प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है, भ्रूणोद्भिद में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, इसे हम भ्रूणोद्भिद कहते हैं। दूसरा अंतर आपने पढ़ा कि युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु का निर्माण, अंड जनन यानी oogenesis जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। भ्रूणोद्भिद एक ही प्रकार का होता है यानी युग्मनज से भ्रूण का विकास। दूसरा और अंतर देखें, युग्मक जनन में जो युग्मक होते हैं वो आगुणित होते हैं, यानी युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन भ्रूणोद्भिद देखें, युग्मनज 2n है और इससे भ्रूण भी 2n यानी द्विगुणित बनता है। यानी भ्रूणोद्भिद की प्रक्रिया में द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका बनती है और इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन भ्रूण क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि युग्मनज ही कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड करके बहुत सारी कोशिकाओं वाली संरचना बनाती हैं, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो युग्मक क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और भ्रूण बहुकोशिकीय संरचना होते हैं। तो ये सब अंतर है। तो आप इसमें 2 कॉलम बना के लिखेंगे। पहला कॉलम लिखेंगे युग्मक जनन और दूसरा कॉलम बनाएंगे भ्रूणोद्भव। तो युग्मक जनन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नर तथा मादा जनदों में, जनद मतलब गोनाड्स, नर तथा मादा जनदों में युग्मकों का निर्माण होता है। फिर आप भ्रूणोद्भव में लिखेंगे पहला पॉइंट कि युग्मनज से भ्रूण के विकास को भ्रूणोद्भिद कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि युग्मक सदैव आगुणित होते हैं, अतः इनका निर्माण द्विगुणित जीवों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है।
भ्रूणोद्भिद में लिखेंगे भ्रूण सदैव द्विगुणित होते हैं और इनका विकास समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यानी इनमें वृद्धि, इनमें कोशिकाओं की वृद्धि समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि युग्मक सदैव एक कोशिकीय होते हैं, इसमें लिखेंगे भ्रूण बहुकोशिकीय होते हैं। फिर इसमें लिखेंगे कि युग्मक जनन दो प्रकार से होता है। पहला शुक्राणु जनन, या शुक्रजनक कहते हैं इसे, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा अंड जनन यानी oogenesis, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। भ्रूणोद्भिद में चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें कोशिका विभाजन तथा विभेदन दोनों होता है। अब कोशिका विभाजन और विभेदन में क्या अंतर होता है? तो कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना ले, और कोशिका विभेदन का मतलब होता है कि कोशिकाएं अपने अपने कार्यों के अनुसार वे अलग अलग प्रकारों में या वर्गों में बढ़ जाती हैं और अपना अपना कार्य वे करती हैं, इसे हम कहते हैं कोशिका विभेदन। बस अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन यानी निषेचन के बाद एक पुष्प में क्या क्या होता है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप याद करेंगे कि एक पुष्प की संरचना में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैंने आपको बताया था, याद कर डालिए, एकदम रट डालिए। एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, कौन कौन से? वायदल, दल, पुमंग और जायांग। सेपल, पेटल, स्टोमेन एंड पिस्टिल। आइए एक पुष्प की संरचना देखें तो एक पुष्प में ये है उसका मादा भाग और ये है उसका दल जो कि रंगीन होता है, जो हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां पुष्प में पाई जाती हैं उसे हम वायदल कहते हैं। पूछ रहे हैं कि जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद इनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इन भागों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ये है पुमंग यानी नर भाग और ये है मादा भाग यानी जायांग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देने लायक नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सेकंड चैप्टर पढ़ लेने के बाद ही दिया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे, लिख लेंगे, आपको थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो आपको सेकंड चैप्टर में मदद करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद ही दे सकते हैं। फिलहाल कुछ चीज़ें आप जानिए। होता क्या है, एक जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये समस्त पूरा भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। इस तरह से हम एक बीजांड बनाए हैं, होते तो बहुत सारे हैं, किसी किसी में सिर्फ एक ही होता है, एक बीजांड है। बीजांड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ बताएंगे, इसमें होता है मादा युग्मक। ठीक है, इसमें क्या है? मादा युग्मक होता है। यहाँ पर जो पुमंग है, पुमंग के अंदर बनता है परागकण, परागकण के अंदर होता है नर युग्मक। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, सेकंड चैप्टर पूरा यही है जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यही है। लैंगिक जनन कैसे होता है पुष्पी पौधों में, जिसमें पुष्प पाया जाता है। मादा युग्मक उसके बनता है बीजांड के अंदर। ये है, सॉरी, ये पूरा संरचना है अंडाशय, ये पूरा संरचना है अंडाशय। ये जो संरचना बनाए हैं ये क्या है? बीजांड है, ओव्यूल। तो इस बीजांड के अंदर पाया जाता है मादा युग्मक। यहाँ पर परागकण, परागकण के अंदर होता है नर युग्मक। जब परागण की प्रक्रिया होती है तो ये फट जाता है, परागकण यहाँ से आता है यहाँ पर, और इसका नर युग्मक एक पराग नलिका के द्वारा इसमें प्रवेश करता है, यानी नर युग्मक पहुँच गया, ये है नर युग्मक, और ये मादा युग्मक के साथ फ्यूज करेगा, यानी निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो निषेचन की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, और फिर युग्मनज विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से फिर बीज बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि निषेचन के बाद, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, नर युग्मक और मादा युग्मक बन गया, तो अब क्या होता है? तो आप कहेंगे कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। अंडाशय परिवर्तित होता है फल में, ये पूरा का पूरा अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में। अब उसके बाद इनका क्या होता है? पुमंग का क्या होता है? तो पुमंग किसी किसी में लगे रहते हैं, किसी किसी में ये पुष्प से गिर जाते हैं। ठीक है, दल का क्या होता है? वाय दल का क्या होता है? तो ये सब प्रायः क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। बस यही परिवर्तन आता है पुष्प में। कह रहे हैं कि एक पुष्प में निषेचन पश्चात परिवर्तन की व्याख्या कीजिए, तो आप कहेंगे कि एक पुष्प में निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इनकी जो अंडाशय की भित्ति होती है वो फल भित्ति का निर्माण करता है। दल, वाय दल, पुमंग ये सब गिर जाते हैं और सिर्फ फल बचता है। तो आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे कि पुष्प में निषेचन पश्चात परिवर्तन। इसमें लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। आगे लिखेंगे कि वाय दल, दल सूख, वाय दल, दल कौमा पुमंग ये सब सूख कर गिर जाते हैं तथा युग्मनज
कोशिका विभाजन तथा विभेदन द्वारा भ्रूण का निर्माण करती है। लास्ट लाइन लिखेंगे कि अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। बस ये हो गया आपका एक पुष्प में द्विनिषेचन पश्च परिवर्तन की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए। तो पहले अभी जहाँ छोड़ेंगे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? तो मैंने बताया था कि एक ऐसे पुष्प जिसमें दोनों लिंग पाए जाएं, नर और मादा दोनों भाग पाए जाएं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे ये अभी बनाया था ना, ये पुष्प क्या है? द्विलिंगी है, इसमें नर भाग भी पाया जा रहा है, मादा भाग भी पाया जा रहा है। तो ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाएं, यानी ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग और जायांग दोनों एक ही पुष्प पर पाया जाए, ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्लियर? याद कर लीजिए, द्विलिंगी पुष्प क्या है? ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग व मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। कह रहे हैं अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए। आपके पास आसपास देखिए कौन कौन से पुष्प द्विलिंगी हैं। पुष्पों को देखकर बता सकते हैं कि उस पर दो द्विलिंगी है या नहीं है। और अपने शिक्षक की सहायता से, शिक्षक की सहायता मतलब शिक्षक तो हम ही हैं, हमारे अलावा हो सकता है आपके पास कोई और भी हो, लेकिन देखते हैं कोई और है या हम ही हैं, सिर्फ कमेंट में कीजिए। तो पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य व वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो चलिए अभी तो हम आपके ही शिक्षक बन जाते हैं और आपको 5 पुष्पों को उनके वैज्ञानिक नाम के साथ बताते हैं, आसपास पाए जाने वाले। तो आसपास खेतों में आप देखोगे सरसों का पौधा मिलेगा, यानी मस्टर्ड सरसों, इसका सामान्य नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, आपको ये पता है ना कि 11th में पढ़ा होगा आपने कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि जो आप पहला वर्ड लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये क्या दर्शाता है? जेनेरिक नेम, और ये स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। और जो जेनेरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से। तो ध्यान रखें कि जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखें तो कभी भी ऐसा ना करें कि इसको स्मॉल, इसको कैपिटल, हमेशा इसको कैपिटल और इसको स्मॉल में ही रखेंगे, इसको भी कैपिटल कभी नहीं रखेंगे। तो ये क्या? सरसों यानी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। दूसरा मटर, जानते होंगे मटर का पौधा का नाम पाइसम सटाइवम। मूली, मूली का नाम रैफेनस सटाइवा, या इसको हम सटाइवस भी कहते हैं, सटाइवस। मूली हो गया। नेक्स्ट आता है सेम, इसका नाम बड़ा अजीब है, इसका नाम है डॉलिकोस लबलब। इसके बाद आता है अमलतास, जिसे कहते हैं कैसिया फिस्टुला। कितना हुआ? 3 2 5 हो गया, 5 ही लिख लेते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, गुड़हल, जो आसपास आपके दिखता है। इसका नाम है, यहाँ पर एक गलती कर दिया, स्मॉल में होना चाहिए, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बस, तो आप इसको लिख डालिए। एक द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं कि वे पुष्प जिसमें नर जननांग व मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि 5 द्विलिंगी पुष्पों के सामान्य नाम व वैज्ञानिक नाम निम्न हैं, ये आप नोट कर लेंगे। सरसों ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, मटर पाइसम सटाइवम, मूली रैफेनस सटाइवस, सेम डॉलिकोस लबलब, अमलतास केसिया फिस्टुला, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन, किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एक लिंगी पौधे के नाम जानते हैं? ये आपको करके देखना होगा। कुकुरबिट पौधे क्या होते हैं? जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, करेला, ककड़ी
ये सब जो पौधे हैं, लौकी, कद्दू, करेला, ककड़ी, खीरा, ये सब जो पौधे हैं कुकुरबिट पौधे कहलाते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के होते हैं। इनमें आपको देख के पहचानना है कि पुंकेसरी पुष्प कौन सा है, स्त्रीकेसरी पुष्प कौन सा है, वो आप अपने आसपास जो पौधे होंगे उनको देख कर करेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको कुकुरबिटेसी कुल के पौधों के बारे में। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे जो होते हैं वो लगभग सभी पौधे होते तो उभयलिंगाश्रयी हैं, यानी मोनोसियस होते हैं, लेकिन उनके जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। अगर कुकुरबिट पौधों को देखें, कुकुरबिट नाम बड़ा गड़बड़ है, कुकुर शब्द आता है, कुकुरबिट पौधे, कुकुरबिट पौधों में देखेंगे तो इनमें जो पुष्प है उसमें हो सकता है क्या निश्चित ही होता है कि एक पुष्प है उसमें केवल मादा भाग पाई जाएगी। ठीक है, मादा भाग कौन है? ये है जायांग। और एक पुष्प ऐसा होगा जिसमें सिर्फ नर भाग पाया जाए, यानी पुमंग पाए जाए ढेर सारे। और इनके जो पुमंग होते हैं साइनेंड्रस होते हैं, यानी सभी पुमंग एक दूसरे से आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, साइनेंड्रस कंडीशन में होते हैं। ये सब आपको 11th में बताया गया होगा। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के लक्षण क्या हैं कि इनके जो पुष्प हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब एक ही लिंग पाया जाएगा। ये मादा पुष्प अलग है और नर पुष्प अलग होता है। मादा पुष्प में सिर्फ जायांग पाया जाएगा, नर पुष्प में सिर्फ पुमंग पाया जाएगा। यानी नर पुष्प में जायांग की अनुपस्थिति होती है और मादा पुष्प में पुमंग की अनुपस्थिति होती है। ये क्लियर है? लेकिन इनके पौधे क्या होते हैं? उभय लिंगाश्रयी होते हैं। उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोसियस होते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका जो पौधा है, बात समझिएगा, पुष्प की बात नहीं की जा रही है, पौधा उभय लिंगाश्रयी होता है। पुष्प तो एक लिंगाश्रयी होते हैं, लेकिन पौधा उभय लिंगाश्रयी। यानी इनके अगर आप पौधे को देखेंगे तो इनके पौधे पर मादा पुष्प भी निकलती है, एक ही पौधे पर मादा पुष्प भी निकलती है, नर पुष्प भी निकलता है। तो ऐसे पौधे को जिसमें नर और मादा दोनों पुष्प नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर निकलते हैं, ऐसे पौधे को उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस पौधा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कुकुरबिटेसी पौधों के बारे में? कह रहे हैं कि कुछ अन्य एक लिंगी पौधों के नाम बताइए। एक लिंगी पौधे का नाम, जैसे मेज यानी भुट्टा जिसे आप लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, मक्का, इसका साइंटिफिक नेम होता है जी मेज, तो वो भी एक लिंगी पौधा होता है। और एक और एग्जांपल, पपीता भी एक लिंगी पौधा होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है कैरिका पपाया। तो आप नोट करेंगे इसका आंसर। कुकुरबिटेसी पौधों के बारे में आप लिखेंगे, पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे उसके बाद लिखेंगे उत्तर। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, करेला, ककड़ी आदि हैं। आगे लिखेंगे कुकुरबिट पुष्प एक लिंगी होता है। लिखेंगे मादा पुष्प में पुमंग अनुपस्थित होता है, नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर आप आगे लिखेंगे नर पुष्प पुंकेसरी, चूंकि इसमें पुंकेसर पाया जाता है, कि लिखेंगे नर पुष्प पुंकेसरी यानी स्टमिनेट होते हैं, स्टमिन पाया जाता है इसलिए इसे हम स्टमिनेट कहते हैं। तो लिखेंगे कि नर पुष्प पुंकेसरी तथा मादा पुष्प क्या कहेंगे? पिस्टिलेट या स्त्री केसरी। लिखेंगे मादा पुष्प स्त्री केसरी यानी पिस्टिलेट कहलाते हैं। आगे लिखेंगे कि कुकुरबिट पौधे प्रायः उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोसियस होते हैं, अर्थात नर व मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। आगे लिखेंगे कि पुंकेसर सिनेंड्रस अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके जो पुंकेसर और परागकोश और पुतंतु, ये है इनका परागकोश, ये है इनका पुतंतु, ये सब एकदम ज्वाइंट होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। आप लिखेंगे कि पुमंग
सिनेंडस अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके परागकोश यानी ये परागकोश तथा पुतंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पुतंतु और परागकोश एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब इस अवस्था को हम सिनेंडेड अवस्था कहते हैं, सिनेंड्रस। तो लिखेंगे कि पुमंग सिनेंडस अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इनमें परागकोश तथा पुतंतु आपस में जुड़े होते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे कि जायांग त्रिअंडपी होता है, यानी इसमें तीन, त्रिअंडपी का मतलब इसमें 3 अंडाशय या 3 जायांग होंगे। और लिखेंगे इनमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर होते हैं। ये सब आपको 11th में बताया हुआ होगा कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती क्या होता है। तो अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर होता है। सुपीरियर का मतलब होता है कि जिसके नीचे ये सब अंग इसके नीचे अंडाशय के नीचे उगते हैं, तब उनसे सुपीरियर कहते हैं। तो लिखेंगे कि जायांग त्रिअंडपी व इनका अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। अब आप इसमें लिखेंगे अन्य एक लिंगी पौधों के नाम में पहला लिखेंगे, चाहे पपीता लिख लीजिए, पपीता यानी कैरिका पपाया, ये इनका पौधा एक लिंगाश्रयी होता है, एक लिंगाश्रयी यानी इनमें एक ही पौधे पर नर और मादा नहीं बनते हैं। नर पुष्प अलग पौधे पर, मादा पुष्प अलग पौधे पर बनते हैं, यानी एक लिंगाश्रयी होते हैं। फिर लिखेंगे मक्का, दूसरा मक्का जीमेज, ये लिखेंगे ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं, उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी मतलब मोनोसियस, यानी एक ही पौधे पर मादा पुष्प और नर पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। बस ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन आता है 18वां, अंड प्रजक प्राणियों की उत्तर जीवन यानी सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। मतलब अंड प्रजक प्राणी क्या होते हैं? अंड प्रजक प्राणी वो प्राणी जो अंडे देते हैं, सजीव प्रजक जो बच्चे पैदा करते हैं। तो कह रहे हैं कि अंडे देने वाले प्राणी में जो उनकी संतान है वो जोखिमपूर्ण होता है, यानी उसके जीवित रहने की जो क्षमता है वो कम होती है। ऐसा क्यों? तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि अंड प्रजक प्राणी अंडे देते हैं। अब अंडा पता नहीं किस कंडीशन में पड़ा हो, कोई शिकारी उसको खा जाए, हो सकता है कि जो प्राणी अंडे देते हैं उसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया हो, तो उसका जो बाहरी खोल है, अंडे का बाहरी खोल कैल्शियम का बना होता है, तो वो अगर खोल पतला रह गया तो अंडा देते ही अंडा फूट जाता है। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण अंड प्रजक प्राणियों में जो उत्तर जीवन यानी सर्वाइवल की जो चांसेस हैं वो कम होती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अंड प्रजक प्राणियों की उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है। व्याख्या लिखेंगे, मछली उभयचर प्राणी अनिषेचित अंडे देते हैं, यानी ये सीधे युग्मक को छोड़ देते हैं जल में और तब वहाँ पर निषेचन होता है। यानी ये जो मछली हैं उभयचर है ये अनिषेचित अंडे देते हैं। तो आप लिखेंगे कि मछली उभयचर प्राणी अनिषेचित अंडे देते हैं। लिखेंगे युग्मक संलयन जल में होता है। आगे लिखेंगे युग्मकों का ना सिर्फ शिकार परभक्षियों से शिकार होने का खतरा होता है, बल्कि वह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे उच्च ताप प्रतिकूल पीएच दाब रसायन आदि से भी प्रभावित होते हैं। आगे लिखेंगे अनेक युग्मक तीव्र जलधारा में बह जाते हैं। फिर आप अगले लाइन से लिखेंगे सरीसृप व पक्षी वर्ग के जंतु निषेचित अंडे देते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त खोल से ढके होते हैं, लेकिन इन अंडों में भी विकसित हो रहा भ्रूण पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च ताप प्रतिकूल पीएच व परभक्षियों का आसानी से शिकार भी बन सकता है। अब लिखेंगे आगे जो अंतःनिषेचन करने वाले प्राणी हैं यानी सजीव प्रजक प्राणी, तो उसके बारे में लिखेंगे सजीव प्रजक प्राणियों में भ्रूण का विकास मादा शरीर के भीतर होता है, अर्थात भ्रूण की सुरक्षा सुनिश्चित होती है सजीव प्रजक प्राणियों में, तथा भ्रूण के विकसित होते रहने के दौरान माता से पोषण भी प्राप्त होता रहता है। आगे की लिखेंगे अगले लाइन से कि अंडों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती क्योंकि अंड प्रजक प्राणियों को अपने भोजन की तलाश में अंडे से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इसके विपरीत सजीव प्रजक प्राणियों में भ्रूण का विकास मादा शरीर के भीतर ही होता है, अतः सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बस ये था आपका 18वां क्वेश्चन, उनके आंसर्स। अब आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे और जो नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं
उन्हें आपको लाइव मोड पे कराया जाएगा। तो आप तैयार रहिएगा, पूरा चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन का आप आंसर गलत ना दें, क्योंकि वो लाइव पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। यूट्यूब पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको लैपटॉप स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया जाएगा क्वेश्चंस, और उसके आंसर्स आपको खुद बताना होगा। और जब आप बता लेंगे, हर क्वेश्चंस के लिए आपको 20 सेकंड दिया जाएगा, हो सकता है उससे कम भी दें, वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो आपको जो समय दिया जाएगा उसी समय के अंदर ही आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये ख़त्म होगा और उसके तुरंत बाद आपको लाइव, अब मैं बताऊंगा, टाइमिंग बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको लाइव क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।